देखिए, नेक्स्ट क्लास में आप देख चुके थे कि हमने आपको बताया था जो आपका बृहद्रथ वंश था, आपने देखा था कि वास्तव में उसका अंतिम शासक हमने आपको बताया था रिपुजन्यु था। और रिपुजन्यु की हत्या कहा जाता है दरबारी मंत्री पुलुक द्वारा कर दी गई थी, और उसने वास्तव में वो अपने पुत्र को शासक बनाना चाहता था। और कहा जाता है जो पुलुक होता है, पुलुक और उस पुलुक के पुत्र की हत्या कहा जाता है उन्हीं दरबारियों में से एक दरबारी होता है मही, उसने उनकी हत्या कर दी और वह अपने पुत्र को शासक बनाने की प्रक्रिया शुरू की। जब उसके पुत्र शासक बनता है तो वह उसका पुत्र होता है बिंबिसार। यहीं से हमें आपको देखने को मिलता है मगध में राजनैतिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है, और कहा था आरंभिक शुरुआत हो जाती है। और हम आप देखते हैं कि वास्तव में हर्यक वंश की स्थापना होती है। अब कहाँ होती है, देखिए देखिए बात करते हैं मगध राजवंश की। ये मगध होता है, इसी मगध में ही कई सारे राजवंश बनेंगे। मैंने कहा कि वास्तव में बिंबिसार आता है, वो मही का पुत्र होता है। मही का पुत्र होता है तो यहाँ राजनीतिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। जिस राजनीतिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है उस भारत में हमें आपको कौन मिलता है, प्रथम शासक की बात करते हैं हम। प्रथम वंशावली आती है जिस वंशावली का नाम है हर्यक वंश। देखिए जो हर्यक वंश होता है, हर्यक वंश का टोटल टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक मिलता है, 544 से 412। देखिए हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड होता है, हम आप देखते हैं हर्यक वंश का टाइम पीरियड 544 से लेकर 412 तक आपको हर्यक वंश का टाइम पीरियड मिल जाता है, यानी बीसी में। आपसे पूछा आता है कि वास्तव में जो हर्यक वंश होता है, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन होता है, तब हमें आपको देखने को मिलता है यही जो हर्यक वंश होता है, इस हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक जो मिलता है, उस वास्तविक संस्थापक का नाम हमें मिल जाता है, पहला कैंडिडेट मिलता है इस वंशावली का जिसका नाम हमें आपको मिलता है बिंबिसार। ये शासक होता है। ये देखिए जब हम आप बिंबिसार की बात करते हैं तो ये वास्तव में बिंबिसार का आपसे टाइम पीरियड पूछा आता है। जो बिंबिसार होता है, जो प्रथम शासक होता है बिंबिसार का टाइम पीरियड कब से कब तक का मिलता है। जब हम आप बिंबिसार के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 544 से लेकर 492। नहीं, 544 से लेकर 492 बीसी तक का टाइम पीरियड जो मिलता है वो हमें आपको बिंबिसार का मिलता है। जो बिंबिसार होता है, आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में बिंबिसार का किसका वास्तविक संस्थापक होता है। यही जो बिंबिसार मिलता है, यही बिंबिसार आप देखेंगे कि वास्तव में यह इसका प्रथम शासक है, यानी हर्यक वंश का। और इसी बिंबिसार को पूछा जाता है क्या कहते हैं, आप बताएंगे यही बिंबिसार हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक है। अब आइए देखिए, हमने आपको बताया हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन होता है, आप बताएंगे बिंबिसार हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक है। और ये जो बिंबिसार होता है, हमने कहा ये किसका पुत्र होता है, उसी यानी जो बृहद्रथ राजवंश होता है, और उसमें जो जरासंध और रिपुजन्यु को देखते हैं, वास्तव में वह वहाँ एक सेनापति के रूप में कार्य कर रहा होता है। कहा जाता है इसका पिता मही जो होता है, उसने मही ने कहा जाता है कि पुलुक, और कहा जाता है उसके पुत्र की हत्या कर देता है। और इसके बाद कहा जाता है कि बिंबिसार को सत्ता पर स्थापित कर दिया जाता है। और बिंबिसार जब सत्ता को स्थापित करता है, प्राप्त करता है मगध की, तब वास्तव में एक वंश की शुरुआत होती है जिसे आप हर्यक वंश कहते हैं। 544 से लेकर 412 बीसी तक का टाइम पीरियड होता है। हर्यक वंश का प्रथम शासक जो होता है वो कहा जाता है कि आपका बिंबिसार होता है, या इसी को वास्तविक संस्थापक कहते हैं। आपने देखा जो बिंबिसार होता है उसका टाइम पीरियड 544 से लेकर 492 बीसी तक का टाइम पीरियड होता है। वास्तव में आपसे पूछा जाता है जो बिंबिसार है, इस बिंबिसार का उपनाम हमें आपको क्या मिलता है। देखिए जब हम आप बिंबिसार के उपनाम की बात करते हैं, आपसे कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप बिंबिसार के उपनाम की बात करेंगे तो पूछा जाता है कि वास्तव में श्रेणिक किसे कहा जाता है या सोड़ीय किसे कहा जाता है। देखिए इसे सोड़ीय या इसे श्रेणिक कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है बिंबिसार का उपनाम, तो आप बताएंगे श्रेणिक। ज्यादा पूछा गया है एग्जाम में प्रश्न, आप श्रेणिक को ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाता है सबसे यानी कह सकते हैं इसका उपनाम क्या है, तो आप बताएंगे सोड़ी या श्रेणिक कहा जाता था। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की।
जब हम आप इनकी राजधानी की बात करते हैं तो इन्होंने अपनी राजधानी गिरिव्रज स्थापित की, सॉरी गिरिव्रज ब्रज, सॉरी, और या आप इसी को राजगिरी कहते थे। देखिए आपसे पूछा जाता है बिंबिसार ने वास्तव में राजधानी कहाँ स्थापित की, तो आप राजगीर स्थापित बताते हैं कि राजधानी इन्होंने स्थापित की। आपसे पूछा जाता है कि यह वास्तव में किस धर्म के अनुयायी होते हैं। देखिए यह आरंभ में जब तक गौतम बुद्ध का प्रभाव नहीं हुआ था तब तक कहता है, यानी विनय पिटक में ये कहा गया। जब आप देखेंगे बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे विनय पिटक क्या है, सुक्त पिटक क्या है। जो विनय पिटक है कहा जाता है उसमें हमें आपको देखने को मिलता है, ये साक्ष्य मिलता है कि वास्तव में जो बिंबिसार होता है, बिंबिसार उसके पहले वह जैन धर्म का मतानुयायी था और बाद में वह कहा जाता है कि किसका मतानुयायी हुआ, वह वास्तव में पोषक हुआ, कह सकते हैं कि आपके बौद्ध धर्म का। तब आपसे पूछा जाए यह मतानुयायी किसका था, देखिए यह मतानुयायी हुआ किसका, यानी कह सकते हैं बौद्ध धर्म का। देखिए अब आप ये नहीं सोचेंगे कि यह बौद्ध धर्म का मतानुयायी था, इसका ये मतलब नहीं कि उसका जैन धर्म से कोई संबंध नहीं था। उसकी सहिष्णुता अभी भी जैन धर्म के प्रति थी, ऐसा नहीं था कि उसकी सहिष्णुता जैन धर्म के प्रति ना हो। ऐसा कहाँ मिलता है, विनय पिटक। विनय पिटक में ये कहा गया कि वास्तव में यह पहले जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में कहा जाता है यह बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ, लेकिन कहा जाता है इसका जैन धर्म के प्रति सहिष्णुता बनी रही। नेक्स्ट बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्रथम शासक होता है जिसने अस्थायी सेना का निर्माण किया। कहा जाता है कि ऐसा यह प्रथम शासक होता है, यह ऐसा प्रथम शासक होता है जिसने अस्थायी सेना का निर्माण किया। देखिए ऐसा यह प्रथम शासक होता है जिसने अस्थायी सेना का निर्माण किया। जैसा आपसे पूछा जाएगा आप वैसा ही बताएंगे। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमने आपको बताया था जो इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगीर थी। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में जो ये राजधानी थी इसने इसको राजधानी ही क्यों बना रखा, और यह जो राजधानी थी यह राजधानी कितने पहाड़ियों से घिरी हुई थी। देखिए जो इसने अपनी राजधानी बनाया राजगिरी या गिरिव्रज, वास्तव में यह इसकी राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में यह वहाँ राजधानी उसको क्यों बनाए, क्योंकि भौगोलिक आधार पर देखा जाता है कि वह काफ़ी सुरक्षित था। तब आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी राजधानी थी किसके काल में कि जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, तो आपसे उस 5 पहाड़ियों के नाम पूछे जाते हैं। आप देखते हैं वास्तव में जो पहाड़ी होती है उस पहाड़ी का नाम होता है रत्नागिरी, पहाड़ी का नाम होता है उदयगिरी। देखिए 5 पहाड़ियां हैं कुल। पहली आपने देखा रत्नागिरी, दूसरी बात करते हैं तो उदयगिरी, तीसरी की बात करते हैं तो तीसरी हमें आपको सोनगिरी मिलती है। हम आप चौथी की बात करते हैं तो विपुलगिरी मिलती है, और जब हम आप 5वीं की बात करते हैं तो आपकी वैभारगिरी मिलती है। देखिए मैंने कहा ये 5 पहाड़ियां हैं। पहली पहाड़ी का नाम आपने देखा रत्नागिरी, दूसरी पहाड़ी का नाम आपने देखा उदयगिरी, तीसरी पहाड़ी का नाम आपने देखा सोनगिरी, चौथी पहाड़ी का नाम आपने देखा विपुलगिरी, और 5वीं पहाड़ी का नाम आपने देखा वैभारगिरी। आपको इसमें से कुछ भी याद हो चाहे ना याद हो, आपको पहली पहाड़ी का नाम बिल्कुल याद होना चाहिए, रत्नागिरी आपसे, क्योंकि अधिकतम पूछा गया प्रश्न है, इसलिए कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आइए आपसे पूछा जाता है कि देखिए हम मूल बात करते हैं। हाँ, या आपको बिंबिसार के संदर्भ में क्या देखने को मिलता है कि वास्तव में जो बिंबिसार होता है वो काफ़ी तीव्र व्यक्ति होता है। कहा जाता है कि वास्तव में उसने राज्य विस्तार की उसकी अपनी नीतियाँ थी, वह एक तरीके का कह सकते हैं कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। और जब कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ व्यक्ति था तो उसने कहा था कि वास्तव में उसकी अपनी राज्य विस्तार की नीतियाँ थी। उसने अपने राज्य विस्तार के लिए क्या किया, उसने कहा जाता है उसकी राज्य विस्तार की 3 नीतियाँ थी। आपसे पूछा था वो 3 नीतियाँ कौन थी। पहली नीति उसकी जो थी वह कहा जाता है कि वास्तव में वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई, जो वैवाहिक संबंध की नीति अपनाई। और हमने दूसरी देखी मित्रता की नीति, और कहा जाता है कि जो वास्तव में नहीं माने तो उसके लिए कहा जाता है कि बल का प्रयोग करता था। ऐसी नीतियां बना के रखा था।
जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण नीति हमें आपको देखने को क्या मिलती है, सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में हमें आपको देखने को मिलता है कि वास्तव में उसकी वैवाहिक नीति होती है। तब आपसे पूछा आता है जो सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न, मैंने कहा कि वास्तव में राज्य विस्तार, आपसे सीधा पूछा आता है कि बिंबिसार की राज्य विस्तार की नीतियाँ कौन थी। आप बिंबिसार की राज्य विस्तार की 3 नीतियाँ देखते हैं। जो 3 नीतियाँ थी उस तीनों नीतियों में सबसे प्रमुख नीति कौन रही, आप कह सकते हैं वैवाहिक संबंध। अब देखिए जो वैवाहिक संबंध की नीति रही, और वास्तव में वैवाहिक संबंध की नीति रखने का मतलब क्या था, वास्तव में संघर्ष की प्रक्रिया कम हो और हमारा राज्य विस्तार आसानी से हो सके, और जो व्यक्ति मिलेगा वह कहीं ना कहीं हमारा हितेच्छु होगा, और ऐसा नहीं है कि वह खुद स्वयं लगातार संघर्ष करेगा। तो इस हिसाब से बिंबिसार को लगता था कि वास्तव में वैवाहिक संबंध सबसे अच्छी प्रक्रिया है, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, संघर्ष न के बराबर होगा, और वो लोग कहीं ना कहीं हमारे खुद ही क्या होंगे, समर्थक होंगे और हमारे हितेच्छु होंगे। तब हमें आपको जो वैवाहिक संबंध मिला उसमें आपने सबसे प्रमुख रूप से देखा एक वैवाहिक संबंध जो आपसे अभी लगातार पूछा जाता है, बाकी और किसी का पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, एक वैवाहिक संबंध में आपको प्रसेनजीत की बहन, वास्तव में जो आपको काशी नरेश होते हैं, यानी कह सकते हैं आपके प्रसेनजीत, कहा जाता है प्रसेनजीत से किसका विवाह होता है, प्रसेनजीत की बहन से, प्रसेनजीत की बहन से कहा जाता है कि वास्तव में विवाह होता है आपके बिंबिसार का। बिंबिसार को कहा जाता है उपहार में क्या मिलता है, उपहार में काशी मिलता है, और जो उपहार में काशी का क्षेत्र मिलता है, कहा जाता है उसकी आय बहुत ज़्यादा थी, उसकी आय बहुत ज़्यादा थी। अब क्या होता है, या इसकी शासन की प्रक्रिया चल रही थी, और हमें आपको देखिए चूंकि बिहार के संदर्भ में आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि बिंबिसार जो होता है उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, उसकी राजधानी मगध की राजधानी उसने गिरिव्रज या राजगिरी बनाई, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वो आपको 5 पहाड़ी के नाम याद होंगे, बाकी तो ये टोटल बातें आप इतिहास में भी पढ़ते आते हैं। आई अब ये जो बिंबिसार होगा, देखिए इसी बिंबिसार की हत्या, बिंबिसार की हत्या, बिंबिसार की हत्या इसका पुत्र कर देता है, और इसका पुत्र जब बिंबिसार की हत्या करता है तो अगला शासक कौन बनता है, अगला शासक आप देखेंगे इसी का पुत्र बनता है अजातशत्रु। देखिए अगला शासक जो बनता है, अगले शासक का नाम होता है अजातशत्रु। जो अजातशत्रु होता है उसका टाइम पीरियड कब से कब तक का मिलता है, 492 से लेकर 492 से लेकर 460 बीसी तक का टाइम पीरियड मिलता है। देखिए आप देखिए इसमें क्या होगा, सब एक दूसरे की हत्या ही करते जाते हैं। अभी जिस तरीके से आपको मिलता है कि वास्तव में बिंबिसार की हत्या कौन कर देगा, बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु कर देता है। तब अजातशत्रु के संदर्भ में बात करते हैं तो वास्तव में पूछा जाता है कि वास्तव में अजातशत्रु का जो बचपन का नाम होता है, आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में जो अजातशत्रु होता है, इस अजातशत्रु का बचपन का नाम क्या होता है। देखिए अजातशत्रु के बचपन का नाम, इसका बचपन का नाम होता है कुड़िक। ध्यान रखिएगा पूछा गया है, कुड़िक नाम आपसे पूछा आता है, निम्न में से संबंधित किससे है। आप बताएंगे जो अजातशत्रु होता है उसके बचपन का नाम कुड़िक होता है। आपसे पूछा जाता है यह किसका अनुयायी था। जब अनुयायी की बात करते हैं यानी फॉलोअर की बात करते हैं तो यह वास्तव में बौद्ध एवं जैन दोनों का था। यह बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का अनुयायी था, बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का अनुयायी था। ध्यान रखिएगा, चूंकि रटने की बहुत जरूरत नहीं है, बस आपको इतना बात समझना होगा कि वास्तव में अभी हाल ही में यानी कह सकते हैं एक तरफ मगध की स्थापना हो रही है और उसी समय पैरेलल टाइम में दूसरी तरफ धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा है। वो जो धार्मिक सुधार आंदोलन है 6ठी शताब्दी में, और जो 6ठी शताब्दी में चल रहा है ईसा पूर्व में, वो आपका धार्मिक आंदोलन, तो जाहिर सी बात है जो आपके गौतम बुद्ध और जैन धर्म की बात, महावीर जी की बात चल रही होती है, इसका मतलब अभी 2 ही धर्म का बहुत विशेष तरीके से उदय हुआ। क्योंकि आप देखेंगे ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जो एक ब्राह्मणत्व धर्म होता है, वास्तव में उस धर्म की स्थिति में हमें आपको देखने को मिलता है कि बौद्ध और जैन यानी कहा जाता है कि इन जो गौतम बुद्ध होते हैं और महावीर जो होते हैं, वह वास्तव में उनका क्या करते हैं, वह कहीं ना कहीं उनका विरोध करते हैं।
जो वो विरोधाभासी प्रक्रिया होती है, वो विरोध करने की प्रक्रिया होती है। तो अभी मुख्य केंद्र में दो ही धर्म चल रहा है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बाद बौद्ध और जैन। तो आप इतना बात ध्यान रखेंगे, अभी कुछ दिन तक लोग बौद्ध और जैन धर्म के क्या होंगे, समर्थक होंगे। तब आपने देखा जब हमने बिंबिसार को कहा, तो बिंबिसार आपने देखा पहले जैन धर्म का मतानुयायी था, बाद में वह किसका अनुयायी हुआ, बाद में वह बौद्ध धर्म का मतानुयायी हुआ। ऐसा विनय पिटक में कहा विनय पिटक के अनुसार माना जाता है, किंतु ऐसा नहीं था कि उसकी जैन धर्म के प्रति सहिष्णुता नहीं थी। देखिए मुख्य केंद्र में अभी जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, इसलिए आपको रटने की जरूरत नहीं, इतना बात आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो अभी मगध का उत्कर्ष हुआ है और इसमें जब राजनीतिक वंशावलियों का प्रारंभ होगा तो ये सभी किसको मानेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानेंगे। चूंकि इसके पीछे आप देख कर आते हैं, इसके पीछे जो धर्म था, जो नियम था, जो कानून था, लोग उससे बिल्कुल बहुत परेशान हो चुके थे, इसीलिए अब उसको छोड़कर आगे की तरफ बढ़ रहे थे, दूसरे धर्मों को अपना रहे थे। अब देखिए आपसे नेक्स्ट बात पूछी जाती है, तो आपने देखा यह वास्तव में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का अनुयायी मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपसे पूछा आता है कि वास्तव में कहाँ ऐसा मिलता है कि वास्तव में भरौत स्तूप की जो वेदिका होती है, भरौत स्तूप की वेदिका के ऊपर ये जो अजातशत्रु होता है, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भरौत स्तूप होता है, इस भरौत स्तूप की वेदिका जो होती है उसी के ऊपर देखने को मिलता है कि जो आपका अजातशत्रु है, अजातशत्रु को बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है। इसलिए आप क्या समर्थक मानते हैं, किसका आप समर्थक मानते हैं या अनुयायी मानते हैं कि यह किसका अनुयायी था, या अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तब आपसे पूछा जाता है यह किसकी वंदना करता हुआ दिखाई देता है, गौतम बुद्ध जी की वंदना करता हुआ दिखाई देता है। कहाँ, भरौत स्तूप की वेदिका पर ऐसा दिखाया गया। आइए आपसे पूछा आता है कि वास्तव में जो ये अजातशत्रु होता है, आप देखेंगे क्योंकि शासक है तो शासक से युद्ध की प्रक्रिया चलती रहेगी और कुछ चीज़ें आप भी देखेंगे। हम आपको मात्र बहुत सरल और सीधे शब्दों में बता रहे हैं, चीज़ें हैं क्या जो मोटा मोटा आपके एग्जाम में आना है, बाकी डीप में पढ़ने के लिए आप किताबें पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। देखिए जो ये अजातशत्रु होता है, इस अजातशत्रु के संदर्भ में देखेंगे कि कहा जाता है कि इसने वज्र संघ के विरुद्ध चूंकि अभियान किया और इसने पहली बार प्रथम बार आपसे पूछा आता है कि वास्तव में नए शस्त्रों का प्रयोग कब हुआ था, किसने किया था। जब ये वज्र संघ के जो वज्र संघ होता है, वज्र संघ के विरुद्ध यह अभियान करता है, ये वज्र संघ के विरुद्ध अभियान करता है, पहली बार दो नए शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। जो दो नए शस्त्र होते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पहली बार किस दो नए शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। आप बताएंगे जो आपका महाशिला कंटक है और रथ मूसल का प्रयोग अजातशत्रु ने कब किया था, किस युद्ध में किया था। देखिए महाशिला कंटक और देखिए हमने कहा कि दो शस्त्रों का प्रयोग करता है। आपसे पूछा था कौन कौन सा, तो आप बताएंगे रथ मूसल का प्रयोग करता है और महाशिला कंटक का, रथ मूसल का और महाशिला कंटक का, जिसमें से वो रथ मूसल और महाशिला कंटक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है, दो चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, एक बात ये पूछी जाती है कि वास्तव में कौन सा ऐसा शासक होता है जिसने पहली बार नए शस्त्र रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। तब आप बताएंगे कि महाशिला कंटक का प्रयोग करने वाला अजातशत्रु प्रथम शासक था। और आपसे ये पूछा जाए कि वास्तव में किसके विरुद्ध किया था, तो आप बताएंगे यह वास्तव में इसका प्रयोग वज्र संघ के विरुद्ध किया था। अब आइए नेक्स्ट बात की बात करते हैं। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में जब बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हो जाता है, जब बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण के बाद वास्तव में पूछा आता है कि राजगृह में स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद वास्तव में राजगृह में, यानी राजगृह में कह सकते हैं कि वास्तव में स्तूप का निर्माण करवाया था। आपसे पूछा आता है स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो आप बताएंगे स्तूप का निर्माण आपका
कराता है ये अजातशत्रु। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में किसके काल में प्रथम बौद्ध संगीत समिति होती है। आप देखेंगे जो अजातशत्रु होता है, इसी अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीत समिति होती है। हमने आपको बताया, चूंकि आपने अजातशत्रु का टाइम पीरियड कब से कब तक देखा, 492 से लेकर 460 BC तक का देखा। जब प्रथम बौद्ध संगीत समिति होती है तो कब होती है, जो प्रथम बौद्ध संगीत समिति होगी वह 483 BC में होगी। इसी के काल में प्रथम बौद्ध संगीत समिति होती है। ये जो हमें आपको प्रथम बौद्ध संगीत समिति देखने को मिलता है। अब आपसे इस प्रथम बौद्ध संगीत समिति के संदर्भ में कई सारे प्रश्न बनते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि वास्तव में इस प्रथम बौद्ध संगीत समिति का टाइम क्या है। ये जो प्रथम बौद्ध संगीत समिति है इसका समय क्या है, आप बताएंगे वास्तव में 483 BC। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब वास्तव में 492 से लेकर 460 BC तक आपका अजातशत्रु है, तो 483 BC का टाइम पीरियड जो होगा वो किसके काल में होगा, जाहिर सी बात है अजातशत्रु के काल में। तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में इस समिति का जो आयोजन किया गया था, वास्तव में स्थान क्या था। तब आप स्थान का नाम बताते हैं राजगृह। आपसे पूछा जाता है स्थान क्या था, तो आप स्थान का नाम बताएंगे राजगृह। नेक्स्ट बात, आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में अध्यक्ष कौन होता है। देखिए, अध्यक्ष वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। इसका अध्यक्ष होता है महाकश्यप। कौन होता है, महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीत समिति का अध्यक्ष होता है। आपसे पूछा जाता है, देखिए वैसे तो आप यही 3 चीज याद करते हैं, हमें पता है, इससे ज़्यादा और कुछ याद नहीं करता कोई, बस इतना याद कर ले उसके लिए बहुत होता है। क्योंकि देखिए, अच्छा कुछ लोगों को अभी भी ये समझ में आ रहा होगा कि शासक कौन था, उनको तो अभी भी दिमाग में नहीं आ रहा होगा कौन शासक है। देखो वो हम बता रखे हैं अजातशत्रु। आप बताएंगे कि वास्तव में प्रथम बौद्ध संगीत समिति का आयोजन कब किया गया था, अजातशत्रु के काल में किया गया था। टाइम पीरियड कब होता है जब बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया जाता है, तो 483 BC में। आपसे सीधा पूछा जाएगा प्रथम बौद्ध संगीत समिति के समय शासक कौन था, तो आप बताएंगे अजातशत्रु। आपसे पूछा जाएगा किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया गया था, राजगृह में। नेक्स्ट बात, अध्यक्ष कौन था, तो आप बताएंगे अध्यक्ष था महाकश्यप। अच्छा, राजगृह कम आपसे वो क्या नाम है, सप्तपर्णी गुफा बहुत पूछा गया है। देखिए सप्तपर्णी गुफा बहुत पूछा गया है कि सप्तपर्णी गुफा संबंधित है, तो आप बताएंगे प्रथम बौद्ध संगीत समिति से। अब आइए, हम आप तो इतना ही रटे हैं और आप इतना रटते ही आपको लगता है इससे ज़्यादा जरूरी नहीं, और कितने का तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सब मिक्स हो जाता है। अब कोई भी कार्य होता है तो बिना परिणाम के कोई कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि आप भी कुछ कर रहे हैं तो वास्तव में परिणाम की चिंता आपको भी है। बिना परिणाम के तो कोई काम होगा नहीं। कहा जाता है कि वास्तव में गौतम बुद्ध जी का उपदेश चल रहा होता है, इसी बुद्ध के उपदेशों को कहा जाता है 2 पीठकों में बांट दिया गया। परिणाम ये निकलता है कि जो बुद्ध जी के उपदेश होते हैं, बुद्ध के उपदेश 2 पीठक में बढ़ जाते हैं। बुद्ध के उपदेश जो 2 पीठक में विभाजित होते हैं, वह आपसे पूछा जाता है कौन सा। अब एग्जाम में दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, किस बौद्ध संगीत समिति के दौरान वास्तव में 2 पीठक आते हैं, एक विनय पीठक एक सुक्त पीठक। या तो बहुत एग्जाम से आपसे पूछा जाएगा विनय पीठक और सुक्त पीठक किससे संबंधित है, तो आप बताते हैं कि वास्तव में गौतम बुद्ध जी के उपदेशों से संबंधित है। तब वास्तव में यह 2 भागों में बढ़ जाता है। इसी समय कहा जाता है 2 पार्ट संकलित किए जाते हैं, इनके उपदेशों से 2 पार्ट संकलित किए जाते हैं। एक पार्ट का नाम होता है विनय पीठक और दूसरे पार्ट का नाम होता है सुक्त पीठक। देखिए, उम्मीद करते होंगे आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आई होंगी। उसके बाद हम आप बात करते हैं अजातशत्रु के बाद नेक्स्ट अगला शासक कौन आता है। देखिए यही देखिए ये जो अजातशत्रु होता है, देखिए ये जो अजातशत्रु आप देख रहे हैं 492 से लेकर 460 BC तक अजातशत्रु होता है। इसी अजातशत्रु की हत्या कर देता है। देखिए इसी अजातशत्रु की हत्या आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में इस अजातशत्रु की हत्या कौन कर देगा। ये अजातशत्रु की हत्या कर देता है कौन,
अब जैसा शुरुआत हुई है वही होगा। अब कहा जाता है जो अगला शासक यानी इसी का पुत्र होता है, अजात शत्रु का पुत्र होता है, जो इसका पुत्र होता है, इसके पुत्र का नाम है, इसके पुत्र का नाम है उदाइन। क्या नाम है? इसके पुत्र का नाम है उदाइन या उदयन कहा जाता है। इसका नाम आपको उदयन या उदाइन मिलेगा। उदाइन का जो टाइम पीरियड मिलता है वो उदाइन का टाइम पीरियड आपको 460 से लेकर 445 बीसी तक का टाइम पीरियड मिलता है। मैंने कहा कि वास्तव में अजातशत्रु की हत्या कौन करता है? उसका पुत्र उदाइन करता है। और अभी बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसी का पुत्र अजातशत्रु किया था। अब आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध ये जो उदाइन जब हत्या करके आ जाता है अपने पिता की, यानी कह सकते हैं कि अच्छा एक बात छूट गई, एक सेकेंड, आपकी एक बात छूट गई। ये जो अजातशत्रु होता है, ये अजातशत्रु कहा जाता है कि वास्तव में जो अभी आपने देखा था बिंबिसार ने वहाँ प्रसेनजीत की बहन कोसला देवी से उनका विवाह हो चुका था। प्रसेनजीत की बहन कोसला देवी से विवाह हुआ था तो काशी उनको उपहार के रूप में मिला था। और ऐसी स्थिति में जो काशी था उसकी आय बहुत ज़्यादा थी और ऐसी स्थिति में वो उपहार स्वरूप प्राप्त किए थे। लेकिन जब कहा जाता है अजातशत्रु यानी उनका स्वयं का पुत्र जब बिंबिसार की हत्या कर देता है तो जब प्रसेनजीत होते हैं तो कहा जाता है कि काशी को वापस ले लेते हैं। जब वो काशी को वापस ले लेते हैं तो लेकिन अजातशत्रु को यह बात अच्छी नहीं लगती है। अजातशत्रु उसके लिए लगातार प्रयासरत रहता है और ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि वह उनसे युद्ध की भी प्रक्रिया करता है और अंतोगत्वा कहा जाता है प्रसेनजीत हार जाते हैं और हार कर उन्हें अब अभी तक अपनी बहन का विवाह बिंबिसार से किए थे, अब उन्हें अपनी पुत्री का विवाह किससे करना पड़ता है? उन्हें, चूंकि वो काशी वापस ले लेते हैं, अब वो अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु से कर देते हैं और फिर कहा जाता है काशी फिर उन्हें उपहार में किसको देना पड़ा? काशी उन्हें उपहार में अजातशत्रु को देना पड़ा। अब आइए, मैंने कहा अजातशत्रु की हत्या कौन कर देता है? अजातशत्रु की हत्या कहा जाता है उसका पुत्र उदयन कर देता है यानी उदाइन कर देता है। टाइम पीरियड हमने कहा कि वास्तव में 460 से लेकर 445 तक टाइम पीरियड मिलता है। पूछा जाता है कि वास्तव में किस ग्रंथ में इसको क्या कहा जाता है? देखिए, चूंकि मैंने कहा कि वास्तव में अभी जो चक्कर चल रहा है वो वास्तव में दो धर्मों का ही चक्कर चल रहा है, एक बौद्ध धर्म का, एक जैन धर्म का। जो बौद्ध धर्म होता है, आपने देखा कि वास्तव में जो अजातशत्रु होता है वो बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों का समर्थक होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में बौद्ध धर्म के प्रति उसकी सहिष्णुता और उसका लगाव बहुत अधिक होता है। ऐसा नहीं है कि वो जैन धर्म को नकार देता है, लेकिन उसके प्रति उसका लगाव अधिक होता है। तब ऐसी स्थिति में जो उदयन होता है जब ये हत्या कर देता है तो आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध ग्रंथों में इसको क्या कहा जाता है? जब ये हत्या कर देता है देखिए, जब ये हत्या करता है तो बौद्ध ग्रंथ में इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। इसे पितृहंता कहा जाता है, सॉरी वंश नहीं कहा जाता, इसको पितृहंता ही कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में जैन धर्म में इसको क्या कहा जाता है? जैन धर्म में इसको पितृभक्त कहा जाता है। जैसे देखिए, हम आप क्या करेंगे, जैसे क्या होता है अभी तक केवल लोगों ने, हर व्यक्ति ने रट रखा है कि वास्तव में जो आपका हर्यक वंश है, हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कौन सा ऐसा वंश है जिसको पितृहंता वंश कहा जाता है? आप रट के आए हैं कि वास्तव में हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि उसको इस पितृहंता वंश इसलिए कहा जाता था, सभी ने अपने पिता की लगातार हत्या करते चले गए तो हमने आपने उसे पितृहंता वंश कहा। लेकिन अगर एग्जाम में आपके दिया हो किसके अनुसार, अगर दिया है जैन ग्रंथों में उसे क्या कहा गया है तो आप बताएंगे उदाइन के संदर्भ में, तो आप बताएंगे दिया गया हो कि वास्तव में आपके हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। और दूसरा कथन और कारण दोनों के क्वेश्चन आजकल चलन में है और उसमें ऑप्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो कि वास्तव में जो उदाइन है, उदाइन को जैन ग्रंथों में पितृभक्त कहा जाता है, तो कितने लोग सबसे पहले काट के आएंगे कि ये तो कभी नहीं होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि वो सीधा पूछा है जैन ग्रंथ में किसे कहा गया है, तो जैन ग्रंथ में उदाइन को पितृभक्त कहा गया है, पूरे वंशावली को नहीं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट बात, ये तो आपने देखा उदाइन के संदर्भ में। नेक्स्ट बात आप देखेंगे, जो उदाइन होता है मगध का शासक बनने से पहले जो उदाइन था वह कहा जाता है कि चंपा का उपराज्यपाल था, यानी कह सकते उपराजा था। तो वास्तव में आपसे पूछा जाता है कि जब मगध का शासक नहीं बना था तो यह कहाँ का उपराजा था? मगध के शासक बनने से पूर्व उपराजा यानी उपराज्यपाल की भूमिका में था। कहाँ? चंपा में। कहाँ था? चंपा में। मगध का शासक बनने से पूर्व। देखिए नेक्स्ट बात, अब ये इसकी जो राजधानी होती है, पूछा जाता है कि वास्तव में इसकी राजधानी क्या थी?
अब यह राजधानी अभी तक तो राजगिरी होती है। आपने देखा कि अभी तक राजधानी क्या थी, अभी तक राजधानी जो थी वो राजगिरी थी, लेकिन वास्तव में इसने राजगिरी से राजधानी बदलकर कहाँ कर लिया, या वास्तव में राजगिरी से राजधानी बदलकर या स्थानांतरित कर कर का आप कह सकते हैं, यह राजधानी को कहाँ बनाता है, या पाटलिपुत्र बनाता है। देखिए जो उदाइन होता है, इस उदाइन के काल में पूछा आता है कि आपसे ये पाटलिपुत्र कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे ये पाटलिपुत्र गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित है। आपसे पूछा जाता है कहाँ स्थित है, आप बताएंगे गंगा और सोन नदी के संगम पर। ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में किस शासक ने पाटलिपुत्र को कुसुम नगर बनाया। देखिए इसने पाटलिपुत्र को इस तरीके से निर्मित किया था, इसने जब अपनी राजधानी स्थानांतरित की बदला तो इसी पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता था, इसी पाटलिपुत्र को कुसुम नगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुसुम नगर। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी कुसुम नगर स्थापित कर ली, तो इसी पाटलिपुत्र को ही कुसुम नगर कहा जाता था, जिसने किसने बनाया है, उदाइन ने। उदाइन के काल में ही पाटलिपुत्र को कुसुम नगर कहा जाता था, यानी एक तरीके से पुष्पों का नगर कहा जाता था। वह वास्तव में अपनी राजधानी को इस तरीके से निर्मित किया था। लेकिन आप जब आएंगे, जब हम आपको मौर्य काल पढ़ाएंगे तो मौर्य काल में आप अशोक का काल देखेंगे। उस अशोक के काल में एक बात आपको देखने को मिलती है कि वास्तव में यह अशोक के काल में क्या कर देता है, यही राजधानी जो होती है, जो पाटलिपुत्र को कुसुम नगर कहा जाता है, यही अशोक के काल में नरक नगर कहा जाएगा। अभी इस काल में कुसुम नगर कहा जाता है, अशोक के काल में नरक नगर कहा जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट बात। माना ऐसा जाता है कि जो अवंती होता है, जो उदाइन होता है, ये जो उदाइन था, इस उदाइन की हत्या जो होती है, इस उदाइन की हत्या, इसकी भी हत्या होगी। इस उदाइन की हत्या अवंती के गुप्तचर द्वारा की जाती है। अवंती के गुप्तचर द्वारा उदाइन की हत्या कर दी जाती है। तो उदाइन के बाद जो अगला शासक आता है, अगले शासक का नाम होता है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के बाद अगला शासक जो आता है, उस अगले शासक का नाम होता है मुंडक। अगले शासक का नाम होता है मुंडक। और सबसे लास्ट में जो आता है वो आपका आता है नागदशक। देखिए बाकी चूंकि आपको देखने को मिलता है उदाइन के बाद कहा था ये लोग उतने योग्य शासक नहीं होते, तो इनको विशेष कुछ ऐसा कार्य ही नहीं किए हैं कि आपको कुछ पढ़ना पड़े। नागदशक की बात पढ़नी पड़ती है। कहा जाता है कि वास्तव में जो नागदशक होता है वो किस तरीके का होता है। यह नागदशक जो था यह अत्यंत विलासी और निर्बल था। निर्बल तो था तो समझ में आ रहा था, ऊपर से विलासी हो तो आप जान ही रहे हैं कौन टिकने देगा ऐसे लोगों को। अब आप देखिए ये जो नागदशक होता है, आपसे पूछा आता है कि वास्तव में इस वंश का अंतिम शासक कौन होता है। वास्तव में जो नागदशक होता है हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है। नागदशक कौन होता है, हर्यक वंश का अंतिम शासक। अब मेरी ये सारी चीजें आप टोटल हर्यक वंश एक बार में देखिएगा। देखिए हमने आपको बताया जो आपका हर्यक वंश है, सुनते जाइएगा, थोड़ी बहुत चीजें दिखेंगी भी, चूंकि मिनिमाइज कर दिया गया थोड़ा। आप देखिए हर्यक वंश की बात करते हैं तो आपने देखा हर्यक वंश की टाइम पीरियड 544 से लेकर 412 BC तक का टाइम पीरियड मिलता है। ये जो मैंने कहा ये हर्यक वंश जो होता है, हर्यक वंश का प्रथम संस्थापक या वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, इस हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार होता है। आपने देखा टाइम पीरियड 544 से लेकर 492 BC तक का बिंबिसार का टाइम पीरियड होता है। इसी बिंबिसार का उपनाम सोड़ी या श्रेणी होता है। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, इसने अपनी राजधानी गिरिब्रिज या राजगीर बनाई। ये जो राजगीर होती है वास्तव में 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। पूछा जाता है कौन कौन सी पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, विपुलियागिरी और वैभारगिरी पहाड़ी होती है। आपसे पूछा जाता है यह किसका अनुयायी होता है, मैंने कहा ये बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है। या उसके पहले कहा जाता है कि वास्तव में जैन धर्म का अनुयायी था, और इसलिए कहा जाता है कि ऐसा नहीं था कि जैन धर्म के प्रति इनकी सहिष्णुता नहीं रहती है। पूछा जाता है कि वास्तव में कौन सा ऐसा प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना का निर्माण किया, तो वास्तव में अस्थायी सेना का निर्माण करने वाला कौन था, अस्थायी सेना का निर्माण करने वाला बिंबिसार था। इसीलिए पूछा जाता है बिंबिसार को क्या कहते हैं, इसीलिए बिंबिसार को सेनीय कहते हैं।
आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से किसे सेनीय कहते हैं, इसीलिए बिंबिसार को सेनीय कहा जाता था। वास्तव में पूछा था जो बिंबिसार होता है वो अपने राज्य विस्तार की कुल कितनी नीतियां अपनाता है? बिंबिसार ने राज्य विस्तार की 3 नीतियां अपनाई थी, वैवाहिक संबंध, मित्रवत नीति और कह सकते हैं कि वास्तव में दमन की नीति, यानी कह सकते हैं बलपूर्वक दमन करता था। हमने कहा जिसमें से सबसे प्रमुख नीति उसकी क्या है? वैवाहिक नीति। उसने कहा था कई सारे विवाह किए थे, जिसमें से आपको एक सबसे उचित विवाह जो देखने को मिलता है, जो सबसे ज़्यादा उल्लेखित होता है, मैंने कहा कि वास्तव में काशी के राजा प्रसेनजीत की बहन कोसला देवी से इनका विवाह हुआ था और काशी कहा जाता है, इनको क्या दे दिया जाता है? काशी को इन्होंने वास्तव में उपहार में दिया था। उसके बाद कहा था जो बिंबिसार होता है, बिंबिसार की हत्या उसी का अपना पुत्र कर देता है अजातशत्रु। अजातशत्रु जब इसकी हत्या कर देता है तो अजातशत्रु शासक बनता है। कहा था कि अजातशत्रु का जो टाइम पीरियड होता है कब से कब तक का? 492 से लेकर 462 बीसी तक का टाइम पीरियड, 60 बीसी तक का टाइम पीरियड अजातशत्रु का होता है। 60-62 दोनों एवरेज में मिलते हैं, आप देख लीजिएगा एक बार। देखना क्या है, 60-62 दोनों, चूंकि आप जानते हैं इतिहास में जो टाइम पीरियड है वो लगभग 1-1.5 साल का अंतर इसी तरीके से हमें आपको मिलता जाता है। 492 से लेकर 460 बीसी तक का देखेंगे। पूछा था इसका बचपन का नाम क्या होता है? इसके बचपन का नाम कुड़िक होता है। या पूछा था किसका अनुयायी होता है? मैंने कहा ये अनुयायी बौद्ध और जैन धर्म दोनों का अनुयायी होता है। पूछा जाता है कि वास्तव में यह बात हमें कहाँ से बिल्कुल सिद्ध हो जाती है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था? माना जाता है कि भरहुत स्तूप की वेदिका के ऊपर यह बुद्ध की वंदना करता हुआ मिलता है। कहा जाता है कि वास्तव में इसकी सबसे शक्तिशाली अभियान इसने कहाँ किया था? और वज्जी संघ पर इसने कहा था सबसे शक्तिशाली अभियान किया था, जिसमें कहा जाता है कि वह वास्तव में इस युद्ध में 2 नए शस्त्रों का प्रयोग किया था, आपका महाशिला कंटक और कहा जाता है स्थल मूलक का। आपसे बहुत पूछा गया प्रश्न है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कहा जाता है किसके काल में प्रथम बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया जाता है? किस शासन के काल में? अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया जाता है। जो अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगीत समिति का आयोजन का टाइम पीरियड क्या होता है? 483 बीसी। आपसे पूछा जाता है उसका स्थान क्या होता है? राजगीर में कहा जाता है ये कराते हैं। बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया जाता है सप्तपर्णी गुफा में। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष महाकश्यप होता है। परिणाम पूछा जाता है क्या होता है? क्योंकि जो भी कार्य होगा उसका कोई ना कोई रिजल्टेंट होगा। कहा जाता है बुद्ध जी जो उपदेश दे रहे होते हैं, वास्तव में बुद्ध के उपदेशों को 2 पीठकों में कहा जाता है संकलित कर दिया जाता है। जब 2 पीठकों में कहा जाता है उसे संकलित किया गया, उन दोनों पीठक का नाम क्या रखा गया? एक वास्तव में आपका रखा गया विनय पीठक, एक रखा गया सुक्त पीठक। आपसे पूछा जाता है कि विनय पीठक और सुक्त पीठक कब संकलित हुए? प्रथम बौद्ध संगीत समिति के दौरान, जब गौतम बुद्ध जी उपदेश दे रहे थे तब, अजातशत्रु के काल में। हमने कहा इसी अजातशत्रु की हत्या कौन कर देता है? इसी अजातशत्रु की हत्या आप देखेंगे उसी का पुत्र उदयन या उदायन कर देता है। उदायन का टाइम पीरियड 460 से लेकर 445 बीसी तक का टाइम पीरियड होता है। कहा जाता है कि वास्तव में यह बौद्ध ग्रंथ में इसी उदायन को पितृहंता कहा जाता था, जबकि जैन ग्रंथ में इसको क्या कहा जाता था? पितृभक्त कहा जाता था। मैंने कहा कि वास्तव में यह मगध का शासक बनने से पहले उपराज्यपाल या उपराजा कहाँ का था? चंपा का था। वास्तव में इसने अपनी राजधानी, पहले इसकी राजधानी राजगृह थी और इसी ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ बना लिया? या अपनी राजधानी स्थानांतरित करके कह सकते हैं कि वास्तव में पाटलिपुत्र बना लिया। वास्तव में पूछा था किसके काल में पाटलिपुत्र को कुसुमनगर कहा जाता था? आप बताएंगे इसी के काल में पाटलिपुत्र को कुसुमनगर कहा जाता था। कहा जाता है कि वास्तव में माना ऐसा जाता है जो उदायन होता है, उदायन की हत्या अवंतिका गुप्तचर कर देता है और उसके बाद अगला शासक जो आता है अनिरुद्ध आता है, हालांकि वो योग्य नहीं होता है। उसके बाद मुंडक आता है, वो भी योग्य नहीं होता है और लास्ट में नागदशक आता है, वो तो सबसे बड़ा कलाकार निकल जाता है। एक तो निर्बल होता है और दूसरे अत्यंत विलासी होता है। कहा जाता है अंतिम शासक, यानी वास्तव में हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन होता है? आपका नागदशक होता है। तब आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि वास्तव में निम्न में से किस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं? तो आप बताते हैं कि हर्यक वंश को हम आप क्या कहते हैं? पितृहंता वंश। अब देखिए, अब जो नागदशक आ जाएगा तो जो नागदशक होता है निर्बल और कह सकते हैं विलासी था, तो वास्तव में इसकी भी हत्या कर देगा। हत्या कौन करेगा? आप वास्तव में आप पर भारी कौन पड़ने लगता है? आप अनुशासित होते हैं, विशेष तरीके से अपने कार्यों को करते हैं, तो वास्तव में आपसे जो नीचे वाला है जिसे आप अपने काम पर ही लगाए हैं वह वास्तव में तुरंत विरोध नहीं करने लगता या तुरंत आपको हटाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जब वो आपकी कमियों को जानता है तब आपको आपकी सत्ता आपसे छीन लेगा। कहा जाता है कि वास्तव में नागदशक के साथ भी यही होता है। अब वास्तव में नागदशक की हत्या कोई और नहीं करेगा, वह उसके पास रहने वाला उसका अपना सेनापति ही करता है। वास्तव में कहा जाता है कि जो सेनापति होता है वो काशी का गवर्नर था। अब उसको तो पता ही था कि ये बेकार है। अब क्या होता है, इस नागदशक की जो हत्या होती है, देखिए ये नागदशक की हत्या देखिए नागदशक की हत्या जो करेगा वो करता है सेनापति जो नागदशक की हत्या करता है, आपसे पूछा था नागदशक की हत्या कौन करता है? इसका सेनापति शिशुनाग करता है। अब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में ये जो शिशुनाग होता है वह क्या होता है? यह शिशुनाग क्या था? पहले ये काशी का गवर्नर था।
अब आप देखिए, वास्तव में अब शिशुनाग हत्या कर देता है तो अब अगले दूसरे वंश की स्थापना हो जाएगी। जिस अन्य वंश की स्थापना होगी उस वंश का नाम है, अगला वंश चलेगा, इस वंश का नाम है, अगला वंश आएगा जिसे आप क्या कहते हैं, वास्तव में शिशुनाग वंश। देखिए, आपने देखा मगध राजवंश को स्थापित करने वाला पहला राजवंश कौन मिला, हर्यक वंश मिला। अब दूसरा वंश कौन मिलेगा, शिशुनाग। हर्यक वंश में कुल कितने जो मूल शासक थे, बेहतर शासक थे, उसमें 3 का नाम मिलता है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। और हालांकि टोटल संख्या कितनी है, 6 है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। उसके बाद आप देखते हैं आपका अनिरुद्ध मिलता है, मुंडक मिलता है, नागदशक। मैंने कहा उसी नागदशक की हत्या कौन कर देता है, उसका सेनापति शिशुनाग कर देता है, जो काशी का गवर्नर था, और वह एक अगले वंश की स्थापना करेगा जिसका नाम होगा शिशुनाग वंश। तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में जो शिशुनाग वंश है उसका टाइम पीरियड कब से कब तक का मिलता है। अब उसका टाइम पीरियड 412 से लेकर 345 बीसी तक मिलेगा। देखिए कब तक मिलेगा, 345 बीसी तक। अब क्या होगा, शिशुनाग वंश की बात करते हैं तो इस शिशुनाग वंश का प्रथम शासक कौन होता है। वास्तव में जो ये शिशुनाग वंश होता है इसमें जो प्रथम होगा, इस प्रथम का नाम होगा स्वयं शिशुनाग ही होगा। देखिए आपसे पूछा जाता है जो शिशुनाग वंश होता है उसका प्रथम या वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाता है कौन है। जब आपसे प्रथम या वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा आपसे पूछा जाता है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन होता है, शिशुनाग होता है। तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में जो शिशुनाग होता है उसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक मिलता है। तो शिशुनाग का टाइम पीरियड जो मिलेगा 412 से 394 बीसी, 412 से 394 बीसी का टाइम पीरियड मिलता है। अब आपसे पूछा जाता है जो ये शिशुनाग आता है। अब देखिए अभी तक आपने देखा पूरा का पूरा, मैंने आपको बताया जो आपने देखा कि वास्तव में किसका काल था। आपने देखा इसके पहले हर्यक वंश का काल था, तो आपने हर्यक वंश के काल में देखा कि वह वास्तव में बिंबिसार, अजातशत्रु दोनों की राजधानी राजगृह ही थी। और आप देखें उदयन आता है तो उसकी राजधानी भी राजगृह रहती है। बाद में वो अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ बनाता है, पाटलिपुत्र बनाता है। अब देखिए शिशुनाग आएगा तो शिशुनाग के काल में शिशुनाग राजधानी क्या बनाता है, मगध की इसकी राजधानी क्या होगी, इसके काल में राजधानी अब चेंज हो जाएगी, राजधानी क्या होगी, वैशाली। राजधानी क्या होगी, वैशाली, ध्यान रखिएगा। यानी बिंबिसार और अजातशत्रु के काल में राजधानी राजगिरी होती है या राजगीर होती है। उदयन के काल में वही राजधानी पाटलिपुत्र हो जाती है। जबकि एक अगला वंश चलता है शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग होता है, तो वास्तव में उसने राजधानी कहाँ बदली, वैशाली। कहा जाता है इसी समय आपसे पूछा जाता है किसके काल में वत्स और कौशल को, वत्स महाजनपद होता है और आपका कौशल होता है। वत्स और कौशल को किस में मिला लिया जाता है, वत्स और कौशल को मगध में मिलाया गया। देखिए आपसे पूछा जाता है किसके काल में वत्स और कौशल को मगध में मिलाया गया, तो आप बताएंगे वत्स और कौशल को मगध में शिशुनाग के काल में मिलाया गया। यह आपसे पूछेगा किस राजवंश में, तो शिशुनाग वंश में। बाकी आपको इसके बारे में और कुछ विशेष देखने को नहीं मिलता, शिशुनाग और कुछ विशेष नहीं किया है। अब आइए हमें आपको जो नेक्स्ट शासक मिलेगा, देखिए इसी को थोड़ा सुनना है। अगला शासक जो आता है वो कहा जाता है कि वास्तव में कालाशोक, कालाशोक या इसी का नाम होता है काकवड़, कालाशोक या काकवड़। आपसे पूछा जाता है ये जो कालाशोक या काकवड़ है इसका टाइम पीरियड क्या मिलता है, 394 से लेकर 394 से लेकर 366 बीसी तक का टाइम पीरियड मिलता है। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में इसने अपनी राजधानी कहाँ लाई।
मैंने कहा उदयन के काल में राजधानी पाटलिपुत्र हुई थी, जबकि जब से सुनाग आता है तो वह वास्तव में राजधानी बदलकर कहाँ कर देता है, यहाँ दिख भी रहा होगा, वैशाली कर देता है। लेकिन जब कालाशोक आता है, कालाशोक कहा जाता है पुनः राजधानी कहाँ स्थापित की, पुनः ये अपनी राजधानी लाता है पाटलिपुत्र। देखिए ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछ सकता है निम्न में से किसके काल में राजधानी पाटलिपुत्र थी। आपने देखा एक तो उदयन अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया, उसके बाद कहा था शिशुनाग वंश का द्वितीय शासक कालाशोक आता है तो वह अपनी राजधानी अब वैशाली से बदलकर कहाँ कर लेगा, वह वैशाली से बदलकर अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाता है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा था किसके काल में पुनः राजधानी पाटलिपुत्र होगी, तो आप बताएंगे कालाशोक के काल में। हर्षचरित के अनुसार ये माना गया जो कालाशोक था, ये हर्षचरित में ये माना गया कि वास्तव में, ये हर्षचरित के अनुसार ये कहा गया कि वास्तव में अपनी राजधानी इसने कहाँ बदली थी। हर्षचरित के अनुसार ये माना गया कि इसने अपनी राजधानी जो कालाशोक होता है वो पाटलिपुत्र बनाता है। घूमते समय माना जाता है, माना ऐसा जाता है कि इसी हर्षचरित से ही मिलता है कि वास्तव में यह घूम रहा था, इसको घूमते समय कहा जाता है महापदम नंद जो होता है, महापदम नंद ने चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी थी। देखिए माना ऐसा जाता है कि जो महापदम नंद होता है, महापदम नंद द्वारा इसकी हत्या मानी जाती है कि वास्तव में महापदम नंद इसकी हत्या कर देता है चाकुओं से। अब आप देखेंगे, हमें जो इसमें मूल रूप से देखना है, आपने देखा प्रथम बौद्ध संगीत समिति का आयोजन कहाँ किया गया, अजातशत्रु के काल में। अब ये जो कालाशोक होता है, कालाशोक या काकवड़ जो होता है, इसके काल में द्वितीय बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया जाएगा। अब आपसे पूछा जाता है देखिए, जो ये द्वितीय बौद्ध संगीत समिति का आयोजन होगा, वास्तव में पूछा जाता है कि द्वितीय बौद्ध संगीत समिति के आयोजन का टाइम पीरियड क्या होता है। जब हम इसके समय की बात करते हैं, इसका समय होता है 383 BC। अब देखिए आपको काकवड़ का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक मिलता है, 394 से लेकर 366 BC। इसका मतलब 383 BC में यदि द्वितीय बौद्ध संगीत समिति हुई है तो उसका किसका काल होगा, कालाशोक का काल होगा। अब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में अध्यक्ष कौन था। देखिए ये बहुत पूछा गया प्रश्न है। देखिए मैंने कहा प्रथम बौद्ध संगीत समिति का अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप थे। कौन था, महाकश्यप। आपसे पूछा जाता है द्वितीय बौद्ध संगीत समिति के अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं। आप इन्हें देखिए सब्बकमीर, देखिए बहुत पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से द्वितीय बौद्ध संगीत समिति का आयोजन अध्यक्ष कौन था, सब्बकमीर। या देखिए आपको वैसे सब्बकमीर करके ही प्रश्न पूछा गया है, सर्वकामी कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है। लेकिन अभी ये मतलब नहीं कि सर्वकामी आ जाए तो ऑप्शन है गलत करके चले आओ, ध्यान रखना। द्वितीय बौद्ध संगीत समिति का जो आयोजन हुआ उसके अध्यक्ष कौन रहे, सब्बकमीर। इन्हीं सब्बकमीर जी को ही क्या कहा जाता है, सर्वकामी उनका नाम होता है। इसलिए ऐसा नहीं ऑप्शन में सर्वकामी आए तो लगे किसी संगीत समिति में तो सर्वकामी आया ही नहीं तो काहे लिए करूं, तो आप गलत ही काट के चले आएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए समय के बाद, अध्यक्ष के बाद आप देखेंगे कि वास्तव में स्थान क्या होता है, स्थान होता है वैशाली। क्या होता है, वैशाली। अब देखिए संगीत समितियां होंगी, जैसे प्रथम संगीत समिति में देखा था उसका कोई ना कोई रिजल्टेंट निकला था, उसी प्रकार से द्वितीय संगीत समिति का अपना कोई ना कोई रिजल्टेंट होगा। तब द्वितीय संगीत समिति का परिणाम क्या है ये पूछा जाता है। तो आप बताएंगे जो द्वितीय संगीत समिति होती है वास्तव में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। आपसे पूछा जाता है बौद्ध धर्म के 2 भाग कौन कौन से होते हैं। एक आपको स्थाविर मिलता है और दूसरा महासंधिक मिलता है। देखिए ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म को, ये बौद्ध धर्म जो होता है 2 भागों में बट जाता है।
आपसे पूछा जाता है कौन होता है, और दूसरा होता है महासंधिक। देखिए, आपसे पूछा जाता है किन दो खंडों में बांटा गया, अस्थविर और महासंधिक। ध्यान रखिएगा, मैंने उसमें बताया अजात शत्रु के काल में जो रिजल्टेंट निकल के आया उसमें महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन किया गया और उसको दो खंडों में रखा गया, एक विनय पीटक में, एक सुक्त पीटक में। जबकि द्वितीय बौद्ध संगीत समिति में उसका परिणाम निकल कर आता है कि वास्तव में बौद्ध धर्म को ही दो खंडों में बांट दिया जाता है, एक अस्थविर होते हैं और एक महासंधिक होते हैं। ये देखिए, मैंने कहा महापदम नंद की क्या हो जाती है, ये महापदम सॉरी ये जो काला शोक होता है, मैंने ये देखिए यहाँ लिखा है, ये जो काला शोक होता है, काला शोक को घूमते समय महापदम नंद ने माना जाता है चाकुओं से मारकर उसकी हत्या कर दी। तो अगला वंश कौन सा आएगा, अब आएगा तीसरा वंश। इस तीसरे वंश का नाम होगा नंद वंश। तीसरे वंश का नाम होगा नंद वंश। ये जो नंद वंश होता है, नंद वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक का मिलेगा, नंद वंश का टाइम पीरियड हमें आपको मिल जाता है कि अच्छा, एक इसका एक कैंडिडेट और होता है, लेकिन वो या नहीं कह सकते हैं कि आपके शिशुनाग वंश का, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है, बेकार होता है। नंदीवर्धन, आपसे नाम पूछा आता है नंदीवर्धन किससे संबंधित है, तो आपका एक शासक यही मिल जाता है जो इसका तीसरा शासक होता है, इसका नाम होता है नंदीवर्धन, लेकिन इसका कोई मतलब होता नहीं, बेकार होता है। अंत में किसका शासन आ जाता है, नंदवंश का शासन आ जाता है, तो कोई मतलब नहीं है उसको हला जाने का, लेकिन नाम जानते रहिएगा क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि वास्तव में जो ये शिशुनाग वंश था, उस शिशुनाग वंश में कुल कितने शासक थे। तो आपने शिशुनाग वंश में कुल 3 शासक देखे। पहला आपने देखा आपका शिशुनाग ही होता है, दूसरा आपने देखा काला शोक होता है, और तीसरा नंदीवर्धन होता है, जो कि नंदीवर्धन बिल्कुल बेकार होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। नंदवंश की बात करते हैं। नंदवंश का टाइम पीरियड कब से कब तक आ जाता है, 344 से लेकर, देखिए 344 से लेकर 300 कह सकते हैं 22 BC तक का जो टाइम पीरियड होता है, 344 से लेकर 322 BC तक का टाइम पीरियड किसका मिल जाता है, वो आप कह सकते हैं नंदवंश का। ये जो नंदवंश वाले होते हैं ये किसके समर्थक होते हैं, अब देखिए, अब चूंकि देखिए जैसे हमारे यहाँ क्या है, कोई भी चीज़ें आप देखते आ रहे हैं कि वास्तव में कोई भी एक शासन प्रणाली शुरू हुई तो मध्य के बाद उसका धीरे धीरे क्या होता गया, वह वास्तव में उसकी शक्तियाँ कमज़ोर होती गई, चाहे वो कोई धर्म हो, चाहे वो कोई सत्ता हो, चाहे वो कोई व्यक्तित्व हो, चाहे आप स्वयं में खुद क्यों ना हो। कहा जाता है कि एक टाइम ऐसा होता है जिस टाइम पीरियड में आपकी एनर्जी बिल्कुल चरम पर होती है और आप उस टाइम बहुत बूम कर जाएंगे, हो सकता है आपका एक छत्र शासन हो, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद एनर्जी जब कमज़ोर होती जाती है, कम होती जाती है, तो हम आप देखते हैं कि वास्तव में पूरा मटिया मेट हो जाता है और एक दूसरा सत्ता आता है। ठीक उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि वास्तव में आपको एक चीज़ देखने को मिली कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जिसमें से बौद्ध धर्म के समर्थक बहुत सारे लोग हैं। आपने देखा कि वास्तव में आपके ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बाद वास्तव में उत्तर वैदिक काल में जो रूढ़ियाँ लगाई गई थी लोगों पर, गौतम बुद्ध कहा जाता है, उन्हीं रूढ़ियों का लगातार विरोध करते थे। उनको कहने का मतलब यही था कि ना किसी प्रकार का छुआछूत हो, ना किसी प्रकार सा किसी व्यक्ति को उपेक्षित किया जाए, क्योंकि सभी व्यक्ति को आप मानव होने के नाते सभी जीव जंतु जो भी हैं प्राणी मात्र, सभी के प्रति आपका समन्वय का भाव हो, प्रेम का भाव हो। आप किसी को उपेक्षित नहीं करेंगे क्योंकि जो जिस रूप में है वह बिल्कुल विशेष है। अब वास्तव में वह उन कह सकते हैं कि जो अभी इसके पहले ब्राह्मणत्व धर्म था वह उसका खंडन कर रहे थे। तो हमें आपने देखा कि वास्तव में जो लोगों ने जिन लोगों पर रूढ़ियाँ और जंजीरें बांधी थी, उन जंजीरों का जब खंडन होना शुरू किया तो लोग बहुत तेजी से उनके समर्थक हो गए। जब बहुत तेजी से उनके समर्थक हुए तो वास्तव में हमें आपको पूरा का पूरा हर्यक वंश और पूरा का पूरा शिशुनाग वंश कहीं ना कहीं उनका क्या मिलता है, हमें आपको समर्थक जैसा मिलता है। लेकिन अब इसी द्वितीय बौद्ध संगीत समिति में धीरे धीरे क्या होता है, जो आपके पास रहने वाले लोग होते हैं, धीरे धीरे क्या होता है कि पहले आपके प्रति उनका बड़ा लगाव होगा, कुछ दिन बाद कहा जाता है कि वो आपकी जब ज़्यादा डीप में चले जाएंगे आप, तो उनको थोड़ी आपकी कमियां भी दिखेंगी, और वो जो कमियां दिखने लगती है क्योंकि फिर आप उतना निकट रख लेते हैं कि थोड़ी थोड़ी कमियां दिखना शुरू होती हैं। फिर उसी में आप देखते हैं कि वास्तव में जो आपके पास रहने वाले होते हैं उसी के 2 मत हो जाते हैं, एक आपका समर्थक होता है और एक आपका विरोधी होता है। यानी चरम पर जाने के बाद आप देखेंगे कोई भी चीज़ें 2 खंडों में विभाजित हो जाएगी। अब उसी समय हम आप देखेंगे उसका एक तरीके से अवमूल्यन होने लगेगा या अवनमन होने लगेगा। तब हमें आपको देखने को मिला या बौद्ध धर्म
धर्म का क्या होने लगा, अवनमन होने लगा। अब कुछ लोग ऐसे आएंगे कि वास्तव में दूसरे धर्म को स्थापित करने के चक्कर में उसके मूल्यों को और गिरा दिया जाएगा। जब मूल्यों को और गिरा दिया जाएगा तब वास्तव में हमें आपको क्या मिला, ये नंद वंश आता है। इस नंद वंश में आप देखेंगे ये सबके सब कैसे होते हैं, ये सबके सब जैन धर्म के समर्थक, यानी नंद वंश में आपको कौन मिलता है, पहला शासक इसका मिलता है महापद्मनंद। देखिए ये जो नंद वंश होता है इसका पहला शासक मिलेगा देखिए पहला शासक जो होता है वो महापद्मनंद होता है। जब महापद्मनंद की बात करते हैं तो वास्तव में महापद्मनंद या इसी को पूछा जाता है क्या कहा जाता है, इसी महापद्मनंद को महानंदिन कहा जाता था। महानंदिन आपसे पूछा जाता है निम्न में से किसका नाम महानंदिन होता है, इसी महापद्मनंद का नाम महानंदिन होता है। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में इसका टाइम पीरियड कब से कब तक होता है। आप क्या कह सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड आप मोटा ही मोटा मान लेते हैं 344 से 322, बाकी तो बेकार आएंगे, आप जानते ही होंगे। कुल 9 शासक कुल बेकार होंगे। एक थोड़ा सा धनानंद आएगा तो वो भी आप जानते ही हैं कलाकार होता है, कोई विशेष योग्य नहीं होता। लेकिन आप आइए देखिए इसको महापद्मनंद को आपको विशेष रूप से जानना है। महापद्मनंद की हम आप जब बात करते हैं तो ये जो महापद्मनंद होता है आपसे पूछा जाता है कि आपसे पूछा था इसको कौन कौन सी उपाधियां मिलती हैं। आपसे पूछा गया कि वास्तव में पुराणों में किसे, आपसे देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा किसको कहाँ क्या कहा गया। इसी महापद्मनंद को पूछा जाता है पुराणों में क्या कहा जाता है। इसी पुराणों में महापद्मनंद को भार्गव कहा जाता है। यानी आपसे पूछा जाता है परशुराम का अवतार किसे कहा गया, इसी को परशुराम का अवतार कहा गया। आपसे पूछा जाता है कि किसे परशुराम का अवतार या भार्गव कहा गया, आप कहेंगे महापद्मनंद को भार्गव या परशुराम का अवतार कहा गया। आपसे पूछा जाता है सर्वछत्रांक किसे कहा गया, आप देखेंगे इसी को सर्वछत्रांक कहा गया। वास्तव में अभी देखिए वो चूंकि आप इस बात को समझ ही चुके होंगे, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। वो पूरा का पूरा गौतम बुद्ध का बहुत भयंकर समर्थन चल रहा था। ऊपर से आप देखेंगे वो क्षत्रिय वंश से संबंधित होते हैं, इसलिए कहा जाता है सन्यासी सब नहीं बन पाते हैं। सन्यासी दो ही व्यक्ति बनेगा, या तो बहुत दीनहीन गरीब व्यक्ति सन्यासी अपने आप को बना ले, बिल्कुल जिसके पास कुछ खो ही ना खोने के लिए, और एक वो व्यक्ति अपने आप को सन्यासी बना पाता है जिसका घर बहुत समृद्धशाली हो, उसे अपनों की चिंता ना हो, उसे ये लग जाए कि मेरे अपने आसानी से जी लेंगे। नहीं तो हम आप सन्यासी बनना चाहें तो हम आप नहीं बन सकते। इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि हमें आपको पता है हमारे आप पर बहुत सारे लोग आश्रित हैं। जब हमारे आप पर बहुत सारे लोग आश्रित हैं तो हम आप नहीं बन पाएंगे। गौतम बुद्ध जी को ये पता था कि उनका घर इतना समृद्धशाली है कि उनके घर को उनकी बहुत विशेष ज़रूरत नहीं है, बल्कि अन्य लोगों को उनकी ज़रूरत है जिसके लिए वो कुछ विशेष कर सकते। और अगर वही हमारी आपकी तरह नौकरी के चक्कर में पड़े रहते तो मन से तो कभी वो सन्यासी और संत ना हो पाते। अब उस बात में हमें आपको देखने को मिला कि वास्तव में जब ये आता है महापद्मनंद तो इसे सर्वछत्रांक कहा गया। ये क्षत्रियों का विनाश करने वाला कहा गया। क्षत्रियों का विनाश करने वाला कहा गया। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में क्षत्रियों का विनाश करने वाला किसे कहा गया, तो आप बताएंगे आपके क्या नाम है, महापद्मनंद को। दूसरी बात आपसे पूछा जाता है कि महाबोधि वंश में इसको क्या कहा जाता है। देखिए महाबोधि वंश में इसे क्या कहा जाता है, इसको उग्रसेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उग्रसेन। आपसे पूछा जाता है उग्रसेन किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे महापद्मनंद को। नेक्स्ट बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है भारतीय इतिहास में पहला शूद्र शासक कौन था। हमें आपको देखने को मिलता है भारतीय इतिहास में प्रथम शूद्र शासक मिलता है। और कहा जाता है कि वास्तव में इस प्रथम शूद्र शासक के जाति क्या होती है, यह जाति से नाई होता है। जाति से नाई होता है। ठीक, आई ये जो महापद्मनंद होता है आप देखेंगे कि वास्तव में हमने आपको 2 चीजें बताई, 3 चीज बताई, पुराण, महाबोधि और भारतीय इतिहास में। पुराणों में इसे भार्गव और सर्वछत्रांक कहा जाता था, जबकि महाबोधि वंश में इसको उग्रसेन कहा जाता था। ये उग्रसेन बहुत पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा।
भारतीय इतिहास में ये वैसे बहुत ज़्यादा पूछा नहीं गया, बस आप ध्यान रखिएगा शूद्र शासक आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो थे शासक वो शूद्र नहीं थे। आप जानते हैं कि क्योंकि ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में उनका कहा जाता है कि वास्तव में बाकी अन्य वर्गों का जो आप देख के आते हैं, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और उत्तर वैदिक काल में कहा जाता है कि वास्तव में अब कर्म के आधार पर जातियाँ नहीं थी बल्कि जाति के आधार पर कर्म था, और उत्तर वैदिक काल में। तो इस स्थिति में हमें आपको देखने को मिला ब्राह्मण क्षत्रिय बिल्कुल उच्च पावदान पर बाकी नहीं रहते थे, उच्च पावदान पर। तब हम आप देखते हैं कि वास्तव में यह आपको तीसरा काल मिलता है ऐसा, जो यानी नंद वंश का, जिसमें हमें आपको प्रथम शासक को भारतीय इतिहास में ऐसा शासक मिलता है जो कहा जाता है कि वास्तव में शूद्र होता है और जाति का कह सकते हैं कि नाई होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में कहा जाता है कलिंग में एक नहर निर्मित कराए जाने का उल्लेख कहाँ मिलता है? वास्तव में मिलता है कि वास्तव में जो महापदम नंद होता है, हाथी गुम्फा अभिलेख से ये मिलता है कि वास्तव में इसने कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया था। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना होती है जो दक्षिण भारत को छोड़कर कहा जाता है अखिल भारत पर उसकी सत्ता थी। आपसे पूछा जाता है वास्तव में कौन सा ऐसा शासक था जो दक्षिण भारत को छोड़कर, ये वाला भाग कह सकते हैं, इस भाग को छोड़कर पूरा अखिल भारत पर सत्ता किसकी थी? अखिल यानी संपूर्ण भारत पर जो सत्ता थी, हम आप कह सकते हैं आपके महापदम नंद की। वह संभवतः माना जाता था कि मगध, यानी चूंकि मगध इतना सशक्त हो गया था कि मगध को भारत कहना किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं थी। जो मगध था, कहा गया कि वह संभवतः मगध यानी भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था। आपसे पूछा जाता है प्रथम चक्रवर्ती सम्राट किसे कहा गया? मगध का, यानी वस्तुतः कह सकते हैं भारत का। तो वास्तव में कौन था? महापदम नंद था। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा था इसका प्रमुख अभियान क्या था? वास्तव में ये जो आपको उड़ीसा में ये कलिंग का क्षेत्र मिलता है, इसी कलिंग के क्षेत्र पर इसने कहा था इसका प्रमुख अभियान इसने किया, और इसका विजय स्मारक मिलता है, और इसने माना जाता है कि विजय स्मारक के रूप में जैन की मूर्ति को वहाँ से उठा के ले आया था। इसलिए कहा जाता है कि वास्तव में महापदम नंद जैन मत का पोषक था। अब देखिए उसके बाद इसके 9 शासक आते हैं, यानी कहा जाता है कि यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो आपका नंद वंश होता है, नंद वंश कुल 9 शासकों का उल्लेख मिलता है। बाकी हमें आपको देखने को मिलता है कुल जो 9 शासक होते हैं अधिकतम बेकार ही होते हैं, वास्तव में उतने योग्य नहीं होते हैं। आपसे पूछा जाता है कौन होते हैं, यानी एक तो खुद महापदम नंद होता है, बाकी जो मिलते हैं आपसे पूछा था कौन होता है, एक होता है पांडुक, नाम आपको याद होना चाहिए, एक होता है पांडुक, पांडुक के अलावा एक होता है पांडुगति, पांडु होता है, पांडुगति होता है, भूतपाल होता है, राष्ट्रपाल होता है, भूतपाल, राष्ट्रपाल, भूतपाल होता है, राष्ट्रपाल होता है, गोवीनाशक होता है, देखिए गोवीनाशक के बाद बात करते हैं दसीधक होता है, देखिए दसीधक के बाद आपका कैवर्त होता है, और लास्ट में आता है जिसे आप क्या कहते हैं, घनानंद। हम आप क्या पढ़ेंगे, यानी सबसे अंतिम शासक पूछा जाता है कौन होता है, आप देखेंगे नंद वंश का अंतिम शासक जो होता है, अंतिम शासक घनानंद होता है। और नंद वंश का प्रथम शासक कौन होता है? नंद वंश का प्रथम शासक आपको महापदम नंद मिल जाता है, जिसे महानंदिन कहते हैं। देखिए ये धनानंद जो होता है वो 9 नंबर का शासक होता है, प्रथम नंबर का कौन था? महापदम नंद था। बाकी आप देख रहे हैं ये 8 यहाँ आ गए, यानी 2 से लेकर 8 नंबर तक आपको ये समझ में आ गया, तो नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए धनानंद क्या होता है, अत्यंत कहा जाता है कि यह भी विलासी टाइप का ही होता है, और बाकी अयोग्य शासक होता है। तो वास्तव में अयोग्य होगा, विलासी होगा, तो जाहिर सी बात है दूसरे के हाथों में सत्ता जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। तो वास्तव में जो अगला वंश होता है हमें आपको देखने को मिलता है मौर्य वंश, चौथा वंश होता है। तो हम चौथे वंश की बात कल करेंगे, एक बार हम नॉर्मल बोल देते हैं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। हमने सबसे पहले आपको बताया हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद आपने देखा शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद हमने आपको बताया नंद वंश। जब हर्यक वंश बताया तो आपने देखा 544 से लेकर 412 BC तक का टाइम पीरियड था, जबकि आपने जब नंद वंश देखा, शिशुनाग वंश देखा तो आपने देखा 412 से लेकर 345 तक था। हमने आपको बताया जब आपने नंद वंश देखा तो आपने 344 से लेकर 322 तक का टाइम पीरियड देखा। इसके आगे का हम आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।